भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी के बारे में कुछ ऐसे उल्लेख करते हैं। द रिवर गंगा टू मी, वो कहते हैं, इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज मेमोरेबल पास्ट विच हैज बीन फ्लोइंग इनटू द प्रेजेंट एंड विल कंटिन्यू टू फ्लो इनटू द फ्यूचर ऑफ द ओशन। प्रधानमंत्री नेहरू मां गंगा, रिवर गंगा को भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ के उसकी महत्ता को दर्शा रहे हैं। आज के इस डिस्कशन में इसी मां गंगा, इसी रिवर गंगा के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके साथ भारत की पहचान जुड़ी है, जिसके ऊपर सीधा सीधा 400 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं। और उसी को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट्स ने लाया है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन, और सबसे पहले नजर डालते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साइंटिस्ट का जो रीसेंट रिसर्च आया है। आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट का कहना है कि गंगा जो नदी है वो सस्टेन करती है अपने आप को समर सीजन में, ना कि ग्लेशियल मेल्ट वाटर से, ग्लेशियर के पिघलने हुए पानी से उससे सस्टेन नहीं कर रही है, पर हमारे ग्राउंड वाटर, भूजल से गंगा नदी में पानी आ रहा है। तो ये जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि गंगा एक ग्लेशियल रिवर है, शायद वो फुल्ली करेक्ट ना हो। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले गंगा नदी के फ्लो, यानी कि उसका जो फ्लो है वो कैसे है, कहां पे कौन सा नदी कैसे मिल रहा है, उसको समझते हैं। आपको पता होगा कि गंगा जो है वो देव प्रयाग पे, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, उसके बाद जो स्ट्रीम निकलता है उसको गंगा नदी कहा जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि वो आके मिलता है इलाहाबाद, प्रयागराज के पास में यमुना से, और फिर धीरे धीरे पटना के रास्ते होते हुए वो हुगली में तब्दील होता है, और फिर सागर आइलैंड जो पश्चिम बंगाल में है, जहां पे सागर मेला होता है, वहीं से बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन आउट करता है। अब इसके जो रीसेंट अपडेट हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि बिटवीन देवप्रयाग एंड पटना, यानी कि देवप्रयाग जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं, जहां से गंगा नदी को एक्चुअली शुरुआत माना जाता है, वहां से पटना के बीचों बीच ऑल ऑफ गंगा समर फ्लो कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। दोस्तों, किसी भी नदी के दो फेजेस होते हैं। एक होता है मॉनसून का फेज। ऑब्वियसली मॉनसून के फेज में नदी में ज्यादा पानी होगा क्योंकि बारिश हो रही है। और एक होता है ड्राई सीजन, जिसको हम कहते हैं लीन सीजन, LEAN, लीन सीजन। लीन सीजन जब बारिश नहीं हो रही होती है, तब नदी में पानी कहां से आ रहा है? तो साइंटिस्ट का यह कहना है कि यह ज्यादातर पानी भूजल, यानी कि ग्राउंड वाटर से आ रहा है। अब आप कहेंगे यह कैसे पॉसिबल है, ग्राउंड वाटर का पानी कैसे नदी में जा सकता है? तो दोस्तों, इतना आप समझिए कि अगर यह नदी है और ये रहा हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल आसपास के एरियाज में, तो आप देखते हैं कि ग्राउंड वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हम कहते हैं कि रिवर इज अ गेनिंग स्ट्रीम। गेनिंग मतलब ग्राउंड वाटर का पानी इसमें ऐड हुआ चला जा रहा है। सिमिलरली कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जब वाटर टेबल नीचे होगा तो नदी का पानी वापस उल्टा जाएगा, इसको कहते हैं लूजिंग स्ट्रीम। तो गंगा नदी को गेनिंग स्ट्रीम में कहा जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़ रहा है। तो ज्यादातर जो पानी है देवप्रयाग और पटना के बीच में, ये हमारा ग्राउंड वाटर ही है जो गंगा को सस्टेन कर रहा है। दूसरा की ऑब्जर्वेशन, ग्राउंड वाटर इनपुट नियरली डबल्स द रिवर्स वॉल्यूम, यानी कि ग्लेशियर वेशियर तो बहुत कम पानी दे रहा है, ज्यादातर पानी तो भूजल के रास्ते आ रहा है। और उसके बाद देयर इज अ कैच, एक कंडीशन सप्लाई है, कैवियाट है। वो क्या है? 58% ऑफ दिस फ्लो इवेपोरेट्स ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। भाई गर्मी बहुत होती है ना इंडो गैंजेटिक प्लेन में, तो ये जो भूजल जा रहा है उसमें से अधिकतर पानी 58% इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग लूज कर रहे हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। डिस्पाइट अलार्म बेल्स, एक्विफर्स इन द सेंट्रल गंगा प्लेन्स आर मोस्टली स्टेबल। एक्विफर्स मतलब जो वाटर स्टोरेज है, जो रिजर्वॉयर्स हैं हमारे, उसमें कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब रिसेंटली, इनफैक्ट साल 2024 के मेंस में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। क्या था सवाल? द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंजेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि इस सवाल को अब चैलेंज कर रहा है आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया ये पर्टिकुलर रिसर्च। यानी कि ग्राउंड वाटर तो हमारा स्टेबल है, प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का नहीं है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का है। उस पर भी चर्चा करेंगे, पर ये
मजे वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सबसे पहला हमें ध्यान देना है रिचार्जिंग ऑफ एक्विफर्स के ऊपर। हमारा जो वाटर स्टोरेज है उसको हमको रिचार्ज करना है, अब वो चाहे आपके रेनफॉल के माध्यम से हो या सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के रास्ते हो। आपको पता होगा कि बोरवेल जब हम लगाते हैं तो वाटर टेबल को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि आप ओवर इरिगेशन कर सकते हैं, तो वहां पे हमें रिचार्जिंग ऑफ एक्विफर्स की आवश्यकता है। सिमिलरली इंश्योरिंग एनवायरमेंटल फ्लो एट बराजेस। अब एनवायरमेंटल फ्लो क्या होता है? नेचुरल फ्लो। बराजेस में क्या होता है दोस्तों? देखिए, बराज और डैम में दो ही फर्क है। एक कि बराज में आप पानी को रोकते नहीं हैं, फ्लो कराते हैं। डैम में आप पानी को रोक सकते हैं। तो बराज, फॉर एग्जांपल फरक्का बराज, यहां पे हमें एक नेचुरल फ्लो को इंश्योर करना है ताकि हमारा नदी का पानी चलता रहे। तीसरा, रिवाइविंग ट्रिब्यूटरीज एंड वेटलैंड्स। ये जो हमारा आसपास का एरिया है गंगा नदी का, देवप्रयाग से लेके पटना और फिर सागर आइलैंड तक, तो आसपास के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अब वो चाहे सोन नदी है, चाहे पुनपुन नदी है, चाहे गोमती है, गंडक है, घाघरा है, जितने भी नदी हैं उनके ट्रिब्यूटरी, उनके वाटर वॉल्यूम को भी हमको इंश्योर करना है ताकि हमारे गंगा नदी में पानी का वॉल्यूम बना रहे, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो गेनिंग स्ट्रीम हो रहा है वो कम हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेटर रेगुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। बोरवेल्स को आप अवॉइड करेंगे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को आप इंक्लूड करेंगे। ये सब जब आप करते हैं तब आप देखते हैं कि हमारा गंगा नदी में ये एक एक्सट्रीम लेवल, जो नॉर्मल लेवल फ्लो है, वो चलता रहेगा। और यही पूरा मुद्दा है भारत सरकार के दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का। एक है अटल भूजल योजना, जहां पे ग्राम सभाज को यह हक दिया जाता है कि वो अपने एरियाज में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए स्टेप्स उठाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। सिमिलरली नमामि गंगे प्रोग्राम, जहां पे गंगा रिजुविनेशन के लिए काम किया जा रहा है, इन सब का यही मुद्दा है। तो ये जो रिसर्च आया है ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री है भारत सरकार के एफर्ट्स का, पर हमको यहां पे समझना है कि ये आने वाले दिनों में कैसे इंपॉर्टेंट होगा भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। दोस्तों, आपको पता तो होगा कि गंगा नदी उन चुनिंदा नदी में है जिसका एज सच कोई वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट नहीं है। पर यह कहना भी गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि फरक्का वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो साइन किया गया था 1996 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे थे HD देवेगौड़ा साहब, बांग्लादेश के साइड से थी शेख हसीना। इन दोनों ने मिलकर अपने अपने राष्ट्रों के लिए इस फरक्का नदी के पानी का फ्लो का एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट डिसाइड किया था। अब उसके अंदर आपको यह भी पता होना चाहिए कि यही फरक्का वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट का एक टाइम पीरियड था 30 साल का, यानी कि अब 2025-26 में यह फरक्का वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट को हमें रीनेगोशिएट करना है। जब अब हमें पता चल रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर है जो हम एक तरीके से दे रहे हैं बांग्लादेश को, तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द रीनेगोशिएशन ऑफ द फरक्का वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट? आप अग्री करेंगे? सिमिलरली आप देखिए, हमारे जब अपने ही राज्यों में हम बात करें, यूपी, बिहार, बंगाल, ये सारे के सारे गंगा नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर आज के टाइम हमारा अपस्ट्रीम गंगा नदी के ऊपरी भाग में पानी की कमी होती है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी नहीं आ रहा है पानी भूजल, ग्राउंड वाटर के रास्ते, तो इन द कमिंग डेज जब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ज्यादा विजिबल हो जाएंगे, तो क्या ये हमको ज्यादा डिस्प्यूट्स का एक उभरने का मौका दे सकता है? 100%। फिर आप देखेंगे 1996 इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी, जैसा मैंने आपको कहा, वाटर डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। और तीस्ता नदी जो शुरू होता है सिक्किम हिमालय से, फिर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के साइड से ही होते हुए फिर चला जाता है बांग्लादेश में। यह तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल को कुछ इसमें कंसिडरेशंस हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्शंस हैं जो काफी वाजिब ऑब्जेक्शंस हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि नहीं, इसी तरीके से हमारा तीस्ता नदी का भी पानी का फ्लो हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है, तो यही पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक, यही पर्टिकुलर अग्रीमेंट, यही पर्टिकुलर डेवलपमेंट काफी क्रिटिकल होगा आने वाले दिनों में जब हम बात करते हैं इस तरह के वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के साथ हमको इस कॉन्सेप्ट को जोड़ना है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है पानी की। और आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में आशंका जताया जाता है कि द नेक्स्ट वॉर्स, द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, द नेक्स्ट क्राइसिस will come as a result of water sharing agreements and the disputes that will arise out of them. I hope ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आप समझ पाए, सीख पाए
कि गंगा नदी, जिसके साथ जुड़ा है भारत का अतीत, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, और जब हम देख रहे हैं कि उसमें हमारा भूजल, हमारा ग्राउंड वाटर ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, तो कितना इंपॉर्टेंट बनता है कि हम ना सिर्फ अपने ग्राउंड वाटर को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, पर उसके साथ साथ गंगा नदी के वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी खासा ध्यान दें। इफ यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। चलिए एक बार जल्दी से समराइज कर दिया जाए आपके लिए ये पूरा डिस्कशन। सबसे पहला, एक फुल स्केल आइसोटोपिक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस किया आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने। यहां पे इन लोगों ने राइट फ्रॉम द सोर्स टू दी डेल्टा, यहां पे मेजर ट्रिब्यूटरीज और 32 सैंपलिंग साइट्स इंक्लूडिंग 12 सिटीज को स्टडी किया। स्टडी से क्या निकला? अप टू पटना nearly all summer flows comes from groundwater discharge and not glacier melting. Groundwater contribution mid plain river volume by 120%, पर 58% evaporation के रास्ते टाटा बाय बाय हो गया। Contrary to popular belief, गंगा plain aquifers remain stable. हमारा वाटर टेबल स्टेबल है। प्रॉब्लम ओवर एक्सट्रैक्शन का है, डिप्लीशन का नहीं है। The real problem is over extraction, diversion and neglect of tributaries, not of river depletion या groundwater depletion per se.